नेपाल में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसे लीड कर रही थी देश की सबसे युवा पीढ़ी जेन ज़ी। और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐसी लहर थी जिसने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर सरकार को घुटनों पर ला दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। इस पूरे घटनाक्रम की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कम से कम 22 लोगों की मौत हुई। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि नेपाल की सड़कों पर लोगों का गुस्सा किस हद तक उबल रहा था। और इतने बड़े पैमाने पर फैले गुस्से का असर सीधा सत्ता पर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, एक आंदोलन के सामने पूरी सरकार हिल गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में हालात इतने कैसे बिगड़ गए? चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं और वजहों को एक एक करके समझते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी आग के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। नेपाल के केस में वो चिंगारी थी सरकार का सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला। बस यही वो एक कदम था जिसने जैसे पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। अब देखिए, सरकार ने तो अपना तर्क दिया। उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए बैन जरूरी है। पर जनता को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। लोगों को लगा कि तो असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसे दबाने की एक सीधी सीधी कोशिश है। और जैसा कि एक कंटेंट क्रिएटर सुभन्ना बुडाथोकी ने कहा भी कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं है, ये हमारी आवाज़ को चुप कराने के बारे में है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब साफ था, लोगों के लिए ये उनकी आज़ादी पर हमले जैसा था और वो इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी, लेकिन जो असली आग थी वो तो सालों से नेपाल के समाज में सुलग रही थी। भ्रष्टाचार की आग, असमानता की आग। और इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया एक वायरल हैशटैग ने, #NepoKids। नीपो किड्स सुनने में तो ये बस एक हैशटैग लगता है ना? पर असल में ये सालों से दबे हुए गुस्से का एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा। ये एक नारा था उन बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के खिलाफ जिनके बारे में लोगों का मानना था कि वो जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। तो सोचिए, एक तरफ तो थे ये #NepoKids सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और विदेशों में छुट्टियों की तस्वीरें दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ थे नेपाल के आम नौजवान जो बेरोजगारी और पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, देश छोड़ने को मजबूर थे। ये जो जमीन आसमान का फर्क था ना, इसी ने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो मुद्दा सिर्फ #NepoKids के लाइफस्टाइल का नहीं था, असली मुद्दा था भ्रष्टाचार का। जैसा कि एक 19 साल की स्टूडेंट बिनु केसी ने कहा, हम नेपाल में भ्रष्टाचार खत्म होते देखना चाहते हैं। नेता चुनाव में वादा तो करते हैं पर कभी पूरा नहीं करते। बस यही ऑनलाइन गुस्सा अब हकीकत बन चुका था और सड़कों पर उतर आया। और जब ये गुस्सा सड़कों पर आया तो ये एक बड़े आंदोलन में बदल गया। लेकिन इस आंदोलन की सबसे खास बात ये थी कि इसका कोई एक चेहरा, कोई एक लीडर नहीं था। ये किसी एक नेता का आंदोलन नहीं था, ये पूरी की पूरी जेन ज़ी पीढ़ी का आंदोलन था। और फिर जो हुआ वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर हुआ, बस 48 घंटे और सब कुछ बदल गया। सोमवार को प्रदर्शनकारी संसद की दीवारें फांद गए। जवाब में पुलिस ने बल प्रयोग किया, गोलियां तक चली जिसमें 19 लोग मारे गए। देर रात सरकार ने सोशल मीडिया बैन तो हटा दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगलवार को प्रदर्शन और उग्र हो गए, संसद में आग लगा दी गई और उसी शाम प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इन 2 दिनों की हिंसा की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयानक थी। आंकड़े देखिए, कम से कम 22 प्रदर्शनकारियों की जान गई, करीब 200 लोग घायल हुए। दूसरी तरफ कई पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए। ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, ये एक मानवीय त्रासदी बन चुका था। तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नेपाल अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां भविष्य अनिश्चित है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। और यहीं से स्थिति थोड़ी और गंभीर हो जाती है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जा चुके हैं तो सरकार का कोई मुखिया नहीं है। दूसरी तरफ ये जो पूरा आंदोलन था, इसका भी कोई एक लीडर नहीं है। मतलब देश में एक तरह का पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का खालीपन बन गया है। और हम जानते हैं कि जब भी कहीं पावर वैक्यूम होता है तो कोई ना कोई उसे भरने के लिए आगे आता है। इसी बीच नेपाल के सेना प्रमुख का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि नेपाल सेना सहित सभी सुरक्षा संस्थान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या सेना अब हालात पर काबू पाने की कोशिश करेगी? तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो आज पूरे नेपाल के सामने है। जिस युवा पीढ़ी ने बिना किसी लीडर के इतनी बड़ी सरकार को गिरा दिया, क्या वही अब देश का भविष्य तय करेगी, या फिर इस अनिश्चितता के माहौल का फायदा उठाकर कोई और ताकत सत्ता पर काबिज हो जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।